हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है और आप पहले इन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में पूछा गया है। तो एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जो ऊर्जा की मांग और आपूर्ति की प्रवृत्तियों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। और आपको ये बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है इसे किस संगठन के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ऑप्शन है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और G20। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है इसकी सदस्यता के लिए किसी उम्मीदवार देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य होना चाहिए, तभी वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बनेगा। तो इस हिसाब से इसकी स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? आर्थिक सहयोग विकास संगठन के अंतर्गत। तो सी आपका सही आंसर है। और इसका मुख्यालय आपका पेरिस में है, किसका? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का। और यह एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1973-74 में जब तेल संकट आया था उस समय इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश है, इसमें 30 और 8 इसके अन्य सहयोगी राष्ट्र है। भारत इसका सहयोगी देश है और भारत 2017 में इसका सहयोगी राष्ट्र बना था। और जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है ये 75% वैश्विक ऊर्जा खपत का प्रतिनिधित्व करती है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना। और जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और जो आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है इसको भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और यह जो एक तेल निर्यातक देशों का एक समूह है और वर्तमान में इसमें 14 सदस्यीय देश है। और इसका जो उद्देश्य है उपेक्षा वो है कि तेल के मूल्यों को निर्धारित करना और उसके प्रबंधन का प्रयास करना। तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का ये मुख्य उद्देश्य है। और जो G20 है इसकी स्थापना 1999 में हुई थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है, दो कथन दिए गए कि कौन कौन से कथन इसमें सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा उसको राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इससे पहला कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि मंत्री उपराज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि जो मंत्री जो प्रसाद पद धारण करते हैं वो राष्ट्रपति के ना कि उपराज्यपाल के। तो इसमें भी आपका दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। जो मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ना कि उपराज्यपाल। तो वैसे पहला दूसरा दोनों कथन गलत है। तो डी आपका सही आंसर है। और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा 1991 में 69 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है उसको हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद अगर लोकसभा से उसको सहमति मिल जाती है तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है और ना ही महाभियोग की आवश्यकता की जरूरत है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो मैंने अभी बोला था कि विशेष बहुमत की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें उपराष्ट्रपति हटाने के लिए राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होना चाहिए और लोकसभा की उसमें साधारण सहमति होनी चाहिए, तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत का जो संविधान है उसमें उपराष्ट्रपति को हटाने की जो क्या प्रक्रिया होगी उसको किस आधार पर हटाया जाएगा इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो पहला दूसरा कथन गलत है, तीसरा सही है। तो सी आपका सही आंसर होगा। और जब उपराष्ट्रपति को जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है, जब राज्यसभा से संकल्प पारित किया जाता है, लोकसभा में इसको सहमति हो जाती है, तो उसके 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को एक नोटिस देना जरूरी हो जाता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल से 5 साल के लिए होता है और इससे पहले भी वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मतदान पत्र
या ईवीएम पर उपयुक्त में से कोई नहीं है या नोटा संदर्भित करता है। आपको ये बताना है कि जो भारत में जो मतदान पत्र होता है उसमें जो ईवीएम पर जो उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा का जो ऑप्शन होता है उसका क्या मतलब है। तो जो नोटा का ऑप्शन जब आप मतदान करने जाते हो तो उसमें जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं उन सब उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह होता है और उसमें एक नोटा का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आपको कोई सभी जितने उम्मीदवार उसमें खड़े हैं और आपको उनमें से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा के ऑप्शन आपके लिए रहता है, क्योंकि आप सबको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको राइट टू रिजेक्ट करने का भी अधिकार यहाँ पे मिल रहा है। तो ये इस हिसाब से क्या होना चाहिए आपका, गुप्त रूप से किसी भी उम्मीदवार को मत न देने का अधिकार, यानी आप किसी को मत नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, इसलिए नोटा यही संदर्भित कर रहा है इसमें। तो इस हिसाब से आपका इसमें सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना है इनमें कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने हेतु संबंधित राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन होना चाहिए। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि जो 1951 का लोक प्रतिनिधि अधिनियम है उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो विधान परिषद के लिए जो निर्वाचित होने का जो सदस्य होगा उसको विधानसभा का क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, ना कि संविधान में इसका उल्लेख है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, संबंधित राज्य से, और अगर वो विधानसभा हो तो कहीं से भी वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। तो इसमें संविधान में इसका उल्लेख नहीं, बल्कि जो 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि परिषद के लिए 14 दिन के भीतर धन विधेयक को वापस लौटाना आवश्यक होता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। जो विधान परिषद है, धन विधेयक के मामले में उसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, वो सिर्फ 14 दिन के अंदर इस विधेयक को रोक सकती है। तो अगर 14 दिन के अंदर ये विधेयक को पारित नहीं करती है तो जिस आधार से विधानसभा से पारित हुआ उसी आधार पर ये वहाँ भी पारित माना जाएगा। वो सिर्फ 14 दिन तक इसमें विचार विमर्श कर सकती है और विचार विमर्श के बाद विधानसभा को लौटा सकती है। विधानसभा की जो इसने अपनी सिफारिशें दी इसमें उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो माने ना चाहे ना माने। तो इसमें विधानसभा जो धन विधेयक के मामले में वो विधानसभा का इसमें विशेष अधिकार होता है। विधान परिषद में सिर्फ एक प्रक्रिया के लिए जाता है। इस वजह से दूसरा कथन क्या होता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है, विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। तो तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। चाहे कोई सदस्य विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है। ये भी, और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य है तभी मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर वो मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, बशर्ते उसको 6 महीने के अंतर्गत किसी उस सदन का सदस्य बनना जरूरी हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। तो इस वजह से तीसरा कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो इस हिसाब से पी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद के सदस्यों को दल परिवर्तन के आधार पर निर्दलीय घोषित किया नहीं जाएगा। यानी कह रहा है कि जो दल बदल के आधार पर जो 10वीं सूची इसका उल्लेख किया गया है, दल बदल के आधार पर किस सदस्य को संसद से अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। यानी कह रहा है जो आपके सामने 4 ऑप्शन है जो दल बदल के आधार पर नहीं हटाया जा सकता है। तो देखते हैं, जो दल बदल का जो कानून है ये 1985 में लाया गया था, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है जिस दल से वो निर्वाचित हुआ था। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अगर कोई सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है जिस दल से निर्वाचित होता है तो उसको दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करा दिया जा सकता है। तो पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, यदि कोई सदस्य पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान में विरत रहता है और इस तरह की कृत्यों को उसके दल द्वारा माफ नहीं किया जाता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। अगर कोई सदस्य अपने पार्टी के खिलाफ जाता है या उसकी अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान में अनुपस्थित रहता है और इस तरह के जो उसने कृत्य किए हैं, इस तरह का उसने काम किया और उस दल ने उसको अगर माफ नहीं किया है तो उसको भी दल बदल के आधार पर जो 10वीं सूची में जिसका उल्लेख है उसको अयोग्य घोषित, संसद के सदस्य के लिए अयोग्य घोषित करा दिया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है, यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, तीसरा कथन भी ठीक है। और कोई निर्दलीय सदस्य है वो निर्वाचित हो गया है, उसने चुनाव जीत लिया है और उसके पश्चात वो किसी राजनीतिक दल में
चला जाता है तब भी उसको दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो तीसरा कथन भी सी भी सही है। डी देखते हैं, यदि सदन का कोई नाम निर्देशित सदस्य अपने सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के 3 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। हाँ, ये गलत, ये नहीं, इसके आधार पर नहीं अयोग्य घोषित किया जा सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि जो नाम निर्देशित सदस्य होते हैं जिनका जो चुन के नहीं आए जाते, जिनको उन सदस्यों को अगर वो 3 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तब उसको दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं ठहराया जा सकता। इसमें डी आपका सही आंसर है। और इनको कब अयोग्य ठहरा सकते हैं, नाम निर्देशित सदस्य जो होते हैं, अगर ये 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में अगर सम्मिलित होते हैं तब इनको भी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन इसमें 3 माह दिए हैं तो ये तब तक ये ठीक है। 6 महीने से पहले अगर वो किसी सदन का सदस्य बन जाता है, किसी दल का सदस्यता ले लेता है, किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसको दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं ठहराया जा सकता है। तो डी आपका सही आंसर। ये कह रहा है कि इनमें से घोषित नहीं किया जाएगा, है ना। तो तीनों ए बी सी को घोषित किया जा सकता है, लेकिन जो डी है ये घोषित नहीं किया जाता। डी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के असम के डिब्रूगढ़ जिले में अवस्थित हाथी आरक्षित क्षेत्र का एक भाग है। यह असम घाटी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने इसे आरक्षित क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति प्रदान की है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में किस वन्य जीव अभ्यारण्य के वर्णन किया गया है। आपको बताना जो ऊपर जो परिच्छेद मैंने पढ़ा है ये किस अभ्यारण्य के बारे में बात हो रही है। तो जो असम का जो देंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके बारे में ये सारी बात हो रही है, क्योंकि उसको भी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने इसको आरक्षित क्षेत्र में कोयला खनन की भी अनुमति दी थी और हाल ही में दी गई थी पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। तो इस हिसाब से भी आपका सही आंसर होना चाहिए। और जो पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य इसकी स्थापना आपकी 1987 में की गई थी और ये भी आपके असम में, ये इंडियन राइनोज के लिए फेमस है, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे शेख ठक्कर समिति किससे संबंधित है। तो जो शेख आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी। तो शेख ठक्कर समिति की स्थापना 2016 में की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2016 में ही प्रस्तुत की थी। और इसी समिति ने सिफारिश की थी जो सीडीएस का जो पद है उसकी अनुशंसा भी की थी, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, जो अभी इसकी स्थापना हुई थी कुछ टाइम पहले, तो इसकी सिफारिश भी शेख ठक्कर समिति ने की थी। और इसने एक और सिफारिश की थी कि जो सड़कें हैं उसकी गति में और तीव्रता लाई जाए। और जो शेख ठक्कर समिति का जो उद्देश्य था ये सशस्त्र बलों की युद्ध सुरक्षा और स्वयं रक्षा व्यय के पुनः संतुलन लाने हेतु उपायों का सुझाव देना, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए आपका सही आंसर, डी आपका सही आंसर होना चाहिए। सशस्त्र बलों से संबंधित सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद वाले राज्य विधानमंडल में किसी साधारण विधेयक को पारित करने की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। और ये विधान परिषद के संदर्भ में राज्य विधानमंडल में किसी साधारण विधेयक को पारित होने की जो विधायी प्रक्रिया उसके संदर्भ में है। पहला कथन कह रहा है कि संविधान में असहमति के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अगर विधान परिषद राज्य विधानमंडल कोई असहमति अगर हो जाती है तो उसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस वजह से पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है यदि सदन द्वारा विधेयक पारित करके उसे राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल इसके संबंध में विशेषित वीटो प्राप्त होता है। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि जब सदन द्वारा विधेयक पारित हो जाता है विधानसभा या विधान परिषद से, तब जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के संबंध में विशेषित वीटो प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वैकल्पिक वीटो प्राप्त होता है। तो इसी विशेषित वीटो को लेकर वैकल्पिक वीटो दिया होता तो ये कथन सही हो जाता है। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन गलत है। तो डी आपका सही आंसर है। और जो कोई विधेयक होता है जब विधानसभा या विधान परिषद अगर पारित हो जाता है या लोकसभा या राज्यसभा से पारित हो जाता है, तो अगर लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, और विधानसभा विधान परिषद से पारित हो जाता है तब वो आपके राज्यपाल के पास जाता है। और जब अगर राज्यपाल के यहाँ राज्य विधानमंडल की बात हो रही है और राज्य विधान परिषद की, तो उसके बारे में देखते हैं। तो राज्यपाल के पास अगर विधेयक जाता है तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें। वो या तो जो विधेयक आया है जो दोनों सदन से पारित हो गया है वो या तो उसको अनुमति दे दे, अगर अनुमति देता है तो विधेयक से कानून बन जाता है।
और चाहे तो वो अपनी अनुमति को वहीं रोक दे। अगर अपनी अनुमति को अगर रोक देता है तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। अगर तीसरा ऑप्शन रहता है उसके पास की, अगर वो अनुमति भी नहीं दे, रोके भी नहीं, तो विचार विमर्श के लिए दोबारा उसको लौटा सकता है। और चौथा ऑप्शन रहता है कि पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएं बल्कि राष्ट्रपति के विचार के लिए भी रख सकता है। अगर उसने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है और दोबारा राज्यपाल को भेज दिया, अनुमति देने के बाद दोबारा पुनर्विचार के बाद दोबारा राज्यपाल के पास आ गया, तो राज्यपाल को उसमें अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देनी जरूरी होती है। इसके बाद ना तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ना इसमें अनुमति रोक सकता है और नहीं राष्ट्रपति के लिए रख सकता है। अगर पुनर्विचार के बाद अगर दोबारा राज्यपाल के पास आता है तो उसमें वो अपनी स्वीकृति देनी होती है। अगर वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो अनुमति देता है, अगर अनुमति देता है तो कानून बन जाता है, और अगर अनुमति नहीं देता है तो कानून ही समाप्त हो जाता है, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। जो प्रक्रिया राष्ट्रपति की हुई राज्य में राज्यपाल की होती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना है कि इनमें कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का नाम निर्देशन सदन द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में सभापति द्वारा किया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो राज्यसभा के सदस्यों को जो नाम निर्देशित सदन द्वारा जो प्रस्तुत सदस्यों की सूची होती है, ये सभापति द्वारा नहीं बल्कि आपके राष्ट्रपति द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाए। जो नाम निर्देशित होते हैं, जो 12 सदस्य आते हैं राज्यसभा में, ये राष्ट्रपति भेजता है, ना कि सभापति द्वारा। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित का औचित्य प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिए बिना स्थान प्रदान करता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन देखते हैं। यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। तो तीसरा कथन गलत है। ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से नहीं बल्कि जो आपका आयरलैंड का संविधान है वहां से इसको लिया गया है। तो तीसरा कथन इस वजह से क्या हो जाता है,